नमस्कार, चेतना रेडियो के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। जलवायु परिवर्तन एक संवेदनशील आवाज। हम सब लोग जानते हैं आज के समय में गंभीर जलवायु परिवर्तन के कारण समस्त मानव जाति को बढ़ते तापमान, जल संकट तथा अतिवृष्टि जैसी कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के कारण पीढ़ियों का भविष्य संकट में हो गया है। कहीं समुद्र में जल स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पहाड़ियां टूट रही हैं, कहीं गर्मी बढ़ रही है, हीट वेव चल रही है, तापमान के सैकड़ों वर्षों पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। यह सब एक ऐसे गंभीर संकट हैं जिनसे हम सब लोग जूझ रहे हैं और पूरी दुनिया इस पर चिंतन कर रही है। इसी विषय पर चिंतन करने के लिए मेरे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरण प्रेरक, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने वाले विनोद धारनिया साहब और सामाजिक कार्यकर्ता कौशल जैन। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको उस दुनिया में ले चलता हूँ जब आप अपने घर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में, वैवाहिक समारोह में, सामूहिक भोज में पत्तल पर बैठकर खाना खाया करते थे और वह पत्तल पर बैठकर खाना खाने के बाद वह पत्तल इसी प्रकृति में समा जाती थी। आज उसका स्थान प्लास्टिक और थर्मोकोल की प्लेट्स ने ले लिया है, जिसका कचरा प्रबंधन करना, रिसाइकिल करना समाज के सामने एक चुनौती है और उनकी रिसाइकिल की प्रक्रिया के अंदर पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। यह हम सबके लिए चिंता का विषय है। मैं विनोद धारनिया साहब से जानना चाहूँगा कि यह सामाजिक परिवर्तन क्यों आया, कैसे आया और इसको वापस ढर्रे पर लाकर हम किस तरह से समाज को नई दिशा दे सकते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग आज के समय का बहुत गंभीर विषय है और सारी दुनिया इस ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं से अवगत है और बड़ी चिंताएं बढ़ रही हैं इस संदर्भ में कि इसका कैसे उपाय किया जाए, इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। और बड़ी तेजी से तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है और प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। जैसे कि हम पुराने समय में गाँव में ऐसे आयोजन करते थे जो प्रकृति से जुड़े रहते थे, आदमी को प्रकृति से जोड़े रखते थे और उनमें ये पत्तल का उपयोग और अन्य जैसे बहुत सी चीज़ें होती थी जिनका हम उपयोग करते थे और वो प्रकृति में ही वापस समाहित हो जाती। जब से हम प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं उसके बाद में ये रिसाइकिल का ये संकट होने लगा और नाले भरने लगे और एक कचरा बड़ी मात्रा में शहरों में एक कचरा उत्पादित होने लगा। तो हमें उन बातों को वापस रिवाइव करना पड़ेगा, उन समयों की ओर वापस लौटना पड़ेगा और उन बातों को याद करके उन चीज़ों का वापस उपयोग में शुरू करना हो। और वो शुरू करेंगे तब ये जो प्रकृति में समाहित होने वाली जो चीज़ें हैं वो उपयोग करेंगे तो एक संकट नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग से हम बच। विनोद जी, जो आपने इस बात को समर्थन दिया है कि यदि हम अपनी पुरानी दुनिया में लौटकर अपने सामूहिक भोज, वैवाहिक कार्यक्रमों में पत्तल का उपयोग करने लगे तो उससे हम जो रिसाइकिल की प्रक्रिया है, कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया है, जो हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रही है, जलवायु को प्रदूषित कर रही है, उससे निजात पा लेंगे। लेकिन मैं इसमें एक और चीज देखता हूं, जब पत्तल निर्माण की बात आएगी तो वह ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में बैठा हुआ व्यक्ति जो प्रकृति के बीच में है, जो शहर से दूर रोजगार के लिए तरस रहा है, उसके लिए आजीविका का माध्यम भी बनेगा और सतत आजीविका विकास की ओर भी बढ़ेंगे और वह कला जिसमें सामाजिक विकास में भी, आर्थिक विकास में भी उसका योगदान था, वो पुनः प्रारंभ होगा और वह हमारे भारत जैसे देश के ग्रामीण में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसके रोजगार में मजबूती प्रदान करेगा। जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं, जो जंगल के करीब रहते हैं, जो आदिवासी एरिया के लोग हैं, उनको विशेष रोजगार मिलेगा क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े हैं और उनको एक आजीविका का एक अच्छा साधन मिलेगा और वो इस बात पे अग्रसर होंगे कि ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, उससे पत्ते का उत्पादन हो, उस पर पर्यावरण भी बचेगा, रोजगार भी बनेगा और आगे ये रिसाइकलिंग की जो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। कौशल जैन साहब, मैंने
आपको बहुत से ऐसे अभियानों से जुड़े हुए देखा है जिसमें आपने बाजार में प्लास्टिक की थैली, जिसके लिए सरकार अक्सर कानून लाती है और बहुत पुलिसिया अंदाज के अंदर कभी कभी बाजार में छापेमारी कर प्लास्टिक्स को उठाकर ले जाती है, लेकिन बाजार से प्लास्टिक के थैले समाप्त नहीं होते हैं और आम आदमी भी ये कहता है कि मेरे पास में इसका कोई विकल्प नहीं है। दुकानदार कहता है कि मेरे पास अपने ग्राहक को देने के लिए दूसरा सहज विकल्प नहीं है। जो प्लास्टिक की थैलियां हैं वो पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं और हमारे जलवायु परिवर्तन में एक घातक कारक साबित हो रही हैं। उसके लिए आप ऐसा कौन से उपाय की ओर हमारे श्रोताओं को ले जाएंगे जो अपने दिनचर्या में उसको सम्मिलित करें और जिससे भी रोजगार के अवसर बढ़ें? जैसा कि आपने कहा कि जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ी समस्या ये प्लास्टिक के थैले हैं। ये प्लास्टिक के थैले का विकल्प ये है कि प्लास्टिक के लिफाफे की बजाय आप कागज़ के लिफाफे के यूज़ में लाएं, जिससे कि कागज़ के लिफाफे एक तो रिसाइकल हो जाते हैं, दूसरा ये जलवायु परिवर्तन में ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। कागज़ के लिफाफों को बनाने में कितने ही जनों को रोज़गार मिलेगा। जैसा कि आपको पहले भी ध्यान हो कि थोड़े टाइम पहले जब ये प्लास्टिक के लिफाफे नहीं थे तब लोग कागज़ के लिफाफे या कपड़े के थैलों में अपना सामान लाया ले जाया करते थे, तो इसका ये कागज़ के लिफाफे एक बेहतर विकल्प है। कौशल जैन ने इस बात की ओर इंगित किया है कि प्लास्टिक के लिफाफों का विकल्प केवल मात्र कागज के और कपड़े के बने हुए लिफाफे या थैले हैं। और दूसरी सारगर्भित बात जो कौशल जैन साहब ने अपने श्रोताओं के सामने रखी है वह यह है कि जो प्लास्टिक का निर्माण है वो एक उद्योग और मशीनरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें आम आदमी के लिए रोजगार के विकल्प कम हुए हैं। यदि हम 3-4 दशक पहले चले जाएं तो आम आदमी, घर में बैठी हुई महिलाएं जिन्हें घर में बैठे हुए छोटा छोटा रोजगार चाहिए था, वो अखबार के लिफाफे बनाकर दुकानदारों को बेचकर आती थी, पुराने कपड़ों से थैले बनाती थी, जिससे वह महिलाएं जो घर की चारदीवारी में बंद हैं और उन्हें रोजगार का अवसर चाहिए, वो हाथ से बनाए हुए कपड़े के थैले, अखबार से बनाए हुए लिफाफे उन्हें घर में रोजगार का अवसर देते थे और वह उनके आर्थिक संबल का एक आधार था। यदि हम प्लास्टिक के लिफाफों के बजाय कपड़े के थैले या कागज से बने हुए लिफाफों का उपयोग करते हैं तो वह महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं या एक चार दीवारी में बंद हैं, उन्हें घर बैठे हुए रोजगार का अवसर मिलेगा और वह उनकी सतत आजीविका का साधन बनेगा। मैं इसी बात को और आगे ले जाते हुए, इसी कागज की बात को और आगे ले जाऊंगा। मुझे 2 बातें बचपन की याद आ रही हैं। जब हम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे तो हमें पढ़ाई के साथ में कुछ रोजगार की चीजें भी सिखाई जाती थी, जैसे अखबार से लिफाफे बनाना। मुझे याद आ रहा है कि जो कला का विषय जब पढ़ाया जाता था तो उसमें सिलाई कढ़ाई के अलावा हमें कहा जाता था कि आप कागज को भिगो दीजिए और जब वह कागज गल जाता है 2-4 दिन में तो जो उसकी लुगदी होती है उससे बर्तन बनाते थे। और मुझे याद है कि डाइनिंग टेबल पर फ्रूट कागज के बने हुए, जिसे हम हमारी सामुदायिक भाषा के अंदर ठाठिया कहते थे, उसका उपयोग होता था और जो लोग कला से प्रेम करते थे वह उस पर शानदार पेंटिंग बनाकर उसे और भी खूबसूरत बना देते थे। विनोद जी, मैं आपको इस ठाठिए के बारे में हमारे श्रोताओं को और व्याख्यात करने के लिए कहूंगा, जो भी लोगों के लिए हमारे इस तरह के बर्तन जिन्हें कि फल फ्रूट रखने के लिए आप उपयोग में कर रहे हैं, कोई सामान रखने के लिए कर रहे हैं, कोई पेन बॉक्स के रूप में उपयोग करने की बात कर रहे हैं, जिन्हें आज प्लास्टिक ने स्थान ले लिया है, उसके स्थान पर उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है। और मैं समझता हूं जो आप सतत आजीविका विकास की बात कर रहे थे, यह भी रोजगार का अवसर बन सकते हैं। जैसे कि आपने ये बात को, पुरानी बात को रिमाइंड किया है, जो ठाठिया ऐसा उपयोग की चीज़ है वो हर परिवार, किसान से जुड़ा परिवार, खेत से जुड़ा परिवार या सामान्य परिवार उसको उपयोग करता था।
और एक बेहतरीन उपयोग की चीज थी। और ऐसा भी नहीं, आपने जैसे बताया, उस पर बढ़िया चित्रकारी करके बढ़िया एक अच्छा एक साधन था जो फल को स्टोरेज, फ्रूट्स को स्टोरेज या अन्य स्टोरेज जो चीजें करने के लिए काम में लेते थे। और उसको बनाने की प्रक्रिया भी सामान्य थी। जो वेस्ट पेपर थे या अखबार की जो रद्दी थी उसको मुल्तानी मिट्टी या किसी अन्य चीज से मिला के, और एक हल्का और एक लंबा चलने वाला वो एक बर्तन होता था जो हर किसान परिवार में मिलता था और शहरी परिवारों में भी मिलते थे। और धीरे धीरे जैसे प्लास्टिक के बर्तन आ गए, चमकीले बर्तन आ गए, उसकी वजह से उसका प्रयोग घट गया। तो ऐसी चीज़ों का वापस उपयोग शुरू किया जा सकता है जो टोटली रिसाइकिल हो सकती है और घरेलू उपयोग में और बड़े सुंदर तरीके से चित्रकारी करके उसका उपयोग लिया जा सकता है। पुरानी बातों को हमें याद करना होगा और पुराने युग की तरफ लौटना पड़ेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं है। कुछ बर्तनों का जैसे इम्पैक्ट आता है तो वो भी नहीं आएगा और प्लास्टिक का उपयोग भी कम होगा। कौशल, आप कुछ एक और बहुत बात कहना चाह रहे हैं दिलचस्पी के साथ में, जो हमारी इस बात को रोचक बनाए और एक नई दिशा दे हमारी इस बातचीत को। तो मैं आपका ध्यान मिट्टी के बर्तनों की तरफ लेकर जाना चाहूँगा। मिट्टी से बनने वाले बर्तनों वाले कारीगर जिनके सामने आज आजीविका का संकट पैदा हो रखा है, उनके स्थान पर जो ये प्लास्टिक के कुल्हड़, प्लास्टिक के गिलास ने ले लिया है, जिससे उनका रोजगार छिन गया है, तथा वो प्लास्टिक के कुल्हड़, गिलास, जो भी प्लास्टिक से बना सामान है वो जलवायु परिवर्तन और इसके लिए कितना घातक है। इसके स्थान पर अगर वही पुराने मिट्टी के बर्तन, उनका निर्माण अगर पुनः शुरू हो जाए तो उससे कई कारीगरों, कई लोगों को कितना रोजगार मिल जाएगा और हम भी स्वस्थ रहेंगे उन चीज़ों का उपयोग करने से। तो मेरे ख्याल से ये मिट्टी के बर्तन एक बेहतर विकल्प है। कौशल ने तो मुझे सर्द सुबह के अंदर किसी स्टेशन के ऊपर कुल्हड़ की चाय की याद दिला दी। और जब मेट्रोपोलियन सिटीज में जाते हैं तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में कुल्हड़ की चाय फैशन के रूप में उपयोग होने लग गई है, और हम जिसे आम जनजीवन में उपयोग करते थे उसका स्थान प्लास्टिक के ग्लास ने ले लिया है, जिसमें शायद न तो हम चाय की चुस्की लेना पसंद करते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी घातक है। कौशल, आपने निश्चित तौर पर यह कहा कि यदि हम उस प्लास्टिक के गिलास की जगह कुल्हड़ का उपयोग करना शुरू कर दें तो पर्यावरण की रक्षा भी होगी और हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव भी रोके जा सकेंगे। और वह लोग जिनकी आजीविका पर संकट आया हुआ है, वह हमारे बर्तन बनाने की कला जो आज सिमट रही है, उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा। श्रोताओं के मन में यह भी आ सकता है कि प्लास्टिक के गिलास बनाने के लिए भी रोजगार मिला हुआ है, क्या उस पर संकट नहीं आएगा? नहीं, वह जो रोजगार है वह कल कारखानों पर आधारित संगठित रोजगार है। और हमारे गांव में, हमारे शहर के किसी कोने में बैठा हुआ कुम्हार जो उस बर्तन को बना रहा है, वह उस असंगठित क्षेत्र का रोजगार है जिसे सतत रोजगार की आवश्यकता है। और हमें सामाजिक जो असमानताएं आ रही हैं उन्हें भी दूर करने में यह आपने जो विचार दिया है वह सहायक सिद्ध हो सकता है। कौशल जैन साहब ने, धानिया साहब, मुझे सर्द सुबह की कुल्हड़ में चाय की चुस्की की याद दिला दी और मुझे वह पुराना समय भी याद आ गया जब हम किसी गाड़ी में जाते थे तो हमारे हाथ में कुम्हार की बनाई हुई सुराही होती थी या चर्म कारीगर का बनाया हुआ एक बॉक्स होता था जिसे हम खिड़की के बाहर लटका देते थे तो पानी ठंडा हो जाता था। कुछ समय परिवर्तन आया, सब लोग अपना पानी लेकर चलते थे और वह पानी हम अपना उपयोग कर लेते थे, कहीं न कहीं भर लेते थे। आजकल स्टेशन पर तो मिनरल पानी की मशीनें भी लग गई हैं, लेकिन हमने आज फैशन के मजबूर होकर पानी की बोतल की आदत डाल ली है। हम घर से अपना पानी लेकर नहीं चलते, बाजार से उसी पानी को जो हमारे घर पर सहज उपलब्ध है 10-12 रुपए में खरीदते हैं और उस प्लास्टिक की बोतल को पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए फेंक देते हैं। धानिया साहब, क्या यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर चिंतन की आवश्यकता है? यह हमारे खुद के अर्थ के बोझ को भी बढ़ा रहा है
हमारे श्रोताओं के माध्यम से क्या दिशा देना चाहेंगे कि हम अपने जीवन में वापस परिवर्तन लाने की ओर बढ़ें और हमारी जो परिवार की, हमारे समाज की अपने पानी, अपना खाना साथ ले जाने की परंपराएं थी, उनकी ओर बढ़ें? जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस तरीके से पर्यावरण के संकट बढ़ रहे हैं, हमारे पास विकल्प नहीं है या बहुत कम विकल्प हैं। विकल्प के रूप में हमें वापस उन पुराने समयों की ओर लौटना पड़ेगा जब हम प्रकृति द्वारा उत्पन्न चीज़ों का उपयोग करते थे और उन उपयोग करके जीवन को सरल बनाते थे। और जो वेस्ट मटेरियल है, जो धरती में ये संकट पैदा करता है या जो गलता नहीं है और सालों साल वैसे ही पड़ा रहता है, उससे बचे रहते थे। अब हमारे पास ये विकल्प है कि हम वापस उस समयों की ओर लौटें और उन पुरानी चीज़ों को, पुरानी परंपराओं को, पुरानी बातों को हम वापस रिमाइंड करें और उन वस्तुओं का पुनः उपयोग करें। और उसके साथ साथ हमें रोज़गार भी, जैसे अंतिम पंक्ति के लोगों को या जो बहुत ही गरीब लोग हैं उनको रोज़गार के अवसर मिलेंगे और पर्यावरण का जो संकट है वो दूर होगा। विनोद धानिया जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। निश्चित तौर पर पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसे समाज में रोजगार की आवश्यकता है, और यह सब पद्धतियां जहां पर्यावरण की का संरक्षण भी करेंगी, वहां उस पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए सतत रोजगार भी उपलब्ध करवाएंगी। कितना दुखदाई विषय है कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगा रहे हैं और जो पौधा लेकर आते हैं ना नर्सरी से तैयार करके, उसे हमने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली प्लास्टिक की थैली में बांध रखा है, जबकि उसके भी विकल्प हो सकते हैं। विनोद जी, आप इशारा कर रहे थे एक ऐसे ही नवाचार का जो सतत रोजगार भी दे सकता है और उस पौधे को भी उस प्लास्टिक से मुक्ति दिला सकता है। बिल्कुल, ये जैसे आजकल बड़ी थैलियाँ आती है बड़े बड़े जो प्लांट्स के साथ, वो इतना हार्ड प्लास्टिक होता है कि वो बहुत मुश्किल से ख़त्म होता है। पहले क्या करते थे, जैसे फसल का जो वेस्ट होता है, जैसे गुणा या उस टाइप की जो चीज़ें थी, उसमें लपेट के पौधे को लगाते, तो वो पौधे को गर्म भी नहीं होने देता था और नहीं होने देता। इसके अतिरिक्त एक और आजकल एक ट्रेंड चला है, जैसे प्लास्टिक के ट्री गार्ड्स भी लगने लग गए। एक तरफ हम पर्यावरण की बात करते हैं, उस पौधे को बचाने के लिए प्लास्टिक का यूज़ करें, प्लास्टिक से बचाने के लिए या पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगा रहे हैं और उसके साथ ही प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, तो एक अलग बात हो गई। इसकी बजाय हम जैसे बांस के या अन्य लकड़ी की जो टहनियों के माध्यम से आजकल डिज़ाइनदार, उसमें भी एक अच्छे डिज़ाइन के ट्री गार्ड्स बनते हैं, तो वो ट्री गार्ड बनाने में भी एक रोज़गार उत्पन्न हो सकता है और ये जो प्लास्टिक का हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा। प्लास्टिक की थैलियाँ का जो वेस्ट है उसका भी अल्टरनेट है और ट्री गार्ड का भी अल्टरनेट है। उन अल्टरनेट का उपयोग करके हम अपने पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को भी बढ़ा सकते हैं। कौशल जैन साहब और विनोद धानिया साहब, आपने आज की इस हमारी चर्चा को बड़ा सारगर्भित बनाते हुए जहां पर्यावरण संरक्षण की बात की है, वहीं आपने सतत आजीविका और उसके लिए नवाचारों का भी स्वरूप, एक मॉडल हमारे श्रोताओं के समक्ष रखा है। मैं यहाँ नवाचार आज की पीढ़ी के लिए शब्द का उपयोग कर सकता हूँ। मुझे तो लगता है कि हमें नवाचार शब्द का उपयोग तो हम हमारी भावी पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारे श्रोताओं के लिए संदेश चला गया, आओ हम पुराने जमाने की ओर लौट चलें। वही पर्यावरण संरक्षण का सूत्र है और वही आजीविका का सतत माध्यम है और वही हमारे आज की नई पीढ़ी के लिए नवाचार होगा। आज की यह परिचर्चा हमारे श्रोताओं के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए, जलवायु परिवर्तन में ग्लोबल वार्मिंग जैसे संकटों के हल के लिए एक मार्गदर्शक परिचर्चा के रूप में काम करेगी। कौशल जैन साहब, विनोद धानिया साहब, आप चेतना रेडियो के स्टूडियो में आए, ऐसी सारगर्भित बातचीत के प्रतिभागी बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।